नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले गंभीर उम्मीदवारों के लिए एक निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन 16 अक्टूबर 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर विशेष रूप से किया जा रहा है। सत्र का विषय है सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक 6 कदम। जो भी विद्यार्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं वे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और कार्यशाला के लिए स्वयं को रजिस्टर करें। आप इससे संबंधित अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की जिस एक्सप्लेन्ड सत्र की सीरीज को प्रारंभ किया गया है, उस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक 14 अक्टूबर 2022 यानी कल शुक्रवार को रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें चुनाव चिन्ह नामक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में घोषित पीएम डिवाइन योजना केंद्रित है वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा की पेशकश पर, जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार पर, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने पर, कि मदरसों में अपनाए गए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार करने पर। पीएम डिवाइन योजना के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना, जिसे हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस रूप में यह पूर्वोत्तर राज्यों की एक नई योजना है जिसे इस साल की शुरुआत में केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। पीएम डिवाइन योजना रोजगार सृजन पर ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योग के विकास, सामाजिक विकास परियोजनाओं, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का भी निर्माण करने पर अपना लक्ष्य रखेगी। इसमें सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी शामिल किया गया है। इस रूप में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने से संबंधित पीएम डिवाइन योजना केंद्रित है। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1970 से 2018 तक वन्यजीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई है। IUCN लाल सूची के अनुसार साइकेड्स बीज पौधों का एक प्राचीन समूह सबसे अधिक खतरे वाली प्रजातियां हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन को प्रकृति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता है। आपको इन कथनों के संदर्भ में सही कूट का चयन करना है, यानी सही कथनों की पहचान करनी है। आपके विकल्प हैं केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 की उपर्युक्त सभी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और हाल ही में इस प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न वन्यजीव आबादी, जिसमें स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, मछली आदि को शामिल किया जाता है, उनकी आबादी में 1970 से 2018 के बीच लगभग 69% की गिरावट को देखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में भारत में मधुमक्खियों और कछुए आदि की आबादी में भी लगभग 17% की गिरावट को देखा गया है। विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्र और पश्चिमी घाट जैव विविधता के नुकसान के मामले में देश के सबसे सुभेद्य क्षेत्रों में से हैं, जहां पे तापमान में वृद्धि होने पर जैव विविधता के नुकसान में वृद्धि होने की आशंका है। इसके अलावा IUCN लाल सूची के अनुसार साइकेड्स, जो बीज पौधों का एक प्राचीन समूह है, सबसे अधिक खतरे वाली प्रजातियां हैं और इस जैव विविधता का ह्रास कराने में भूमि उपयोग परिवर्तन को सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता है। इस रूप में जो तीनों के तीनों हमारे कथन हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी,
उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, डार्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। डार्ट मिशन को नासा के रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह पहली बार है जब मनुष्य अभिप्राय पूर्वक किसी खगोलीय पिंड की गति को बदलने में सक्षम हुआ है। डीमोफोर्स क्षुद्र ग्रह को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इस क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना थी। आपको दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन करना है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो कि उपर्युक्त सभी। डार्ट मिशन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण के रूप में जाना जाता है, जो नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य निकट पृथ्वी की वस्तुओं के खिलाफ पृथ्वी ग्रह आदि की रक्षा की एक विधि का परीक्षण करना है। इसे ये आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया था कि एक अंतरिक्ष यान एक क्षुद्र ग्रह को मारकर और इसे धीमा करने का प्रयास करके कितना उसे विक्षेपित कर सकता है। हालांकि इसके परीक्षण के लिए जिस डिमोर्फोस क्षुद्र ग्रह को चुना गया है वह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस मिशन को नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह पहली बार है जब मनुष्य अभिप्राय पूर्वक किसी खगोलीय पिंड की गति को बदलने में सक्षम हुआ। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें केवल दूसरा कथन ऐसा है जो सही है। पहला कथन हमारा सही नहीं है क्योंकि यह नासा का मिशन है, किंतु इसे फाल्कन 9 रॉकेट यानी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया। साथ ही डिमोर्फोस क्षुद्र ग्रह को इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि इस क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना थी, अपितु प्रयोग के अधीन इसको चुना गया था। इस रूप में केवल दूसरा ही कथन हमारा सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संसद की राजभाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 में कहा गया है, राजभाषा पर एक समिति गठित की जाएगी। इस आशय का एक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किया जाएगा और दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और इसमें 21 सदस्य होते हैं। अन्य संसदीय समितियों के विपरीत संसद की राजभाषा समिति का गठन गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और यह अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत नहीं करती है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। नीचे दिए गए कूट से आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि उपर्युक्त सभी। राजभाषा समिति के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि राजभाषा पर संसद की समिति की स्थापना 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत की गई थी। इस धारा में कहा गया है कि राजभाषा पर एक समिति का गठन किया जाएगा और इस आशय का एक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किया जाएगा और दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 20 सांसद और राज्यसभा से 10 सांसदों की उपस्थिति देखी जाती है। समिति का कार्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना और सरकारी संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना है। हालांकि अन्य संसदीय समितियों के विपरीत संसद की राजभाषा समिति का गठन गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और ये अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत नहीं करती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें केवल दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा कथन सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली राजभाषा समिति की रिपोर्ट का 11वां खंड, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति जी को सौंपा गया है, उस पर तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों की नाराज प्रतिक्रिया हुई है,
जिन्होंने रिपोर्ट को केंद्र सरकार के द्वारा गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी लागू करने के एक प्रयास के रूप में वर्णित किया है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2011 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे मूल रूप से अगस्त 1942 में शुरू किया गया और भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि गांधी जी को जल्द ही पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे मूल रूप से एक अहिंसक और असहयोगी आंदोलन के रूप में प्रचारित किया गया। हालांकि आपको यह ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगले ही दिन सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार कर दिया गया था। इसीलिए इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे युवा नेताओं के द्वारा किया गया। इस रूप में आप ये कह सकते हैं कि इसका नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में इंटरपोल ने खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के कनाडा स्थित संस्थापक और कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के भारत के अनुरोध को खारिज कर दिया। इससे इंटरपोल और रेड कॉर्नर नोटिस का विषय परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के रूप में जाना जाता है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। इंटरपोल सभी सदस्य देशों में पुलिस बलों को उनके कार्यों का बेहतर समन्वय करने में मदद करता है। इंटरपोल सदस्य देशों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और एक्सेस करने में सक्षम बनाता है और कई प्रकार की तकनीकी और परिचालन सहायता भी प्रदान करता है। यदि हम इसी से संबंधित रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस को समझने का प्रयास करें तो आपको ध्यान रखना है कि रेड कॉर्नर नोटिस, जिसे रेड नोटिस के रूप में भी जाना जाता है, वह दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित हैं। इंटरपोल के अनुसार रेड नोटिस उन भगोड़ों के लिए जारी किए जाते हैं जिन पर कोई मुकदमा चलना होता है या वे सजा के लिए वांछित होते हैं। रेड नोटिस में ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है जो वांछित व्यक्ति की पहचान करने में मदद करे, जैसे कि उसमें वांछित व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता और विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का वर्णन होता है, जैसे कि उसके बालों और आंखों का रंग, उसका चित्र और विभिन्न प्रकार का बायोमेट्रिक डेटा। इसके अलावा रेड नोटिस उन अपराधों का भी उल्लेख करता है जिनके लिए वे वांछित हैं। सामान्य रूप से एक सदस्य देश के अनुरोध पर इंटरपोल के द्वारा एक रेड नोटिस प्रकाशित किया जाता है। हालांकि अनुरोध जारी करने वाला देश भगोड़े का गृह देश होना आवश्यक नहीं है। इंटरपोल उस देश के अनुरोध पर कार्य करता है जहां कथित रूप से अपराध किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर रेड नोटिस को सार्वजनिक रूप से भी प्रकाशित किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसे उन मामलों में प्रकाशित किया जाता है जहां किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए जनता की मदद की आवश्यकता होती है या फिर वह व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। भारत में सबसे लोकप्रिय लोगों में जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का नाम आप याद रख सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।